हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूर करियर पॉइंट। तो दोस्तों, चैनल पे यूके ट्रिपल एस सी जो पटवारी की भर्ती आई है उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है। 100 नंबर का जो पेपर होने वाला है आपका, सिलेबस आयोग की साइट में पहले से ही अपलोड है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे होंगे, खूब सारी तैयारी कर रहे होंगे और प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे। तो जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको अपना टेस्ट लगाना पड़ता है कि आप आप कितने पानी में हैं, कि आपकी स्ट्रेटजी कितनी सक्सेस हो रही है। तो आपको टेस्ट लगाना ज़रूरी होता है। तो चैनल पे इसी की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज इसका तीसरा पार्ट है और चैनल पे 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। इसमें मैंने ऑल जीके लिया है, जिसमें आपके ऑल इंडिया जीके, उत्तराखंड जीके और सामान्य हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज ये तीसरा पार्ट है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सेट किए गए हैं और इसमें फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये तीसरा टेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ। तो नोट जरूर करना, अगर नहीं आता है तो अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत पूछते हैं। नाबार्ड से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आपको पता होगा नाबार्ड क्या है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी पूछा जाता है कि जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी ना, तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो आपको ये भी बताना है कि जो नाबार्ड है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में बना था। तो ये थी छठवीं पंचवर्षीय योजना है। कौन सी? छठवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 1985 के बीच में थी। जो छठवीं पंचवर्षीय योजना है ना, कब की है ये? 1980-85 के बीच में आई थी। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में ही नाबार्ड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1982 की हुई थी, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। आपने इससे पहले देखा होगा कि जो उत्तराखंड जो काशीपुर में है ना आईआईएम, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उन्होंने पूछा था ना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो जो नाबार्ड क्वेश्चन है ये तो एक पेड क्वेश्चन हो चुका है। तो अगर एक घुमा के पूछेंगे कि नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो हुई थी छठवीं पंचवर्षीय योजना में। और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। और छठवीं पंचवर्षीय योजना है 1980-85 की। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा 1982। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इंग्लिश में है। जो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है ना, इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस कब मिला था? यानी इसे केंद्रीय महाविद्यालय का दर्जा कब मिला था? तो इसे मिला था 15 जनवरी 2009 को। तो इसमें पहला राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी 2009 को। और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, जो कलर किया वीडियो का पेपर हुआ था यूके ट्रिपल एस सी का हाल ही में। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। हेमंती नंदन बहुगुणा बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी इसे सेंटर का दर्जा कब मिला? 15 जनवरी 2009 को। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। आ चुका है क्वेश्चन, ये रिपीट हो सकता है एग्जाम में। तीसरा क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? जो प्लानिंग एंड द पुअर जो पुस्तक है ये लिखी है B.S. मिन्हास ने। किसने लिखी है? B.S. मिन्हास ने। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। ये इकोनॉमी से क्वेश्चन है। मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें टेस्ट सीरीज कराई है। कोई भी इसमें अनावश्यक क्वेश्चन नहीं है। जो सिलेबस में है बस वहीं से क्वेश्चन बनाए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है। मैंने कहा ना से मिक्स क्वेश्चन है, हिंदी के भी मिलेंगे, उत्तराखंड के भी मिलेंगे और जीके के भी मिलेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम पद। क्या कहते हैं उसे? हम पद कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16। ठीक है। जो नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में जो समाज के कमजोर वर्ग होते हैं ना,
तो उनको आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारा संविधान है, तो कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ये करता है अनुच्छेद 16। बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था 1928, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये सबको पता है कि ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लेकिन इनके साथ एक और थे, ये थे मेहता बंधु। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, इन दोनों ने ही गुजरात में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, 1928 में होता है। जैसे मेहता बंधु भी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल तो थे ही, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुनाड़ नामक आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? तो उत्तराखंड के आभूषण है ये। तो मुनाड़ आभूषण पहना जाता है कान में। किसमें पहना जाता है? कान में पहना जाता है। और ये क्वेश्चन वीडियो एग्जाम में आ चुका है, जो हाल ही में वीडियो का पेपर हुआ था, उस एग्जाम में क्वेश्चन आया था 5 तारीख को। तो ये पहना जाता है कान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर आपके सिलेबस में दे रखा है, तो कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं यूके ट्रिपल एस एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में MAN इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यानी इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो ये क्या होता है MAN का? ये होता है तीसरा वाला हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन क्या था? जो मैन है, मैन MAN कंप्यूटर शब्दावली में इसका पूर्ण रूप क्या होता है? क्या होता है ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा, यानी इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ये करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। ये पेड क्वेश्चन है, इसे बहुत पूछते हैं एग्जाम में कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP करता है। चमोली में फूलों की घाटी के मध्य निम्न में से कौन सा ताल स्थित है? तो चमोली में है ना फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी के नज़दीक मिलेगा आपको लिंगा ताल। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी के पास में कौन सा ताल है? लिंगा ताल। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ था? तो उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था 1 अप्रैल 2001 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2001 को। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आपको बताना भूल गया हूं कि जो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था ना अभी, उत्तराखंड वन विकास निगम जो बना था 1 अप्रैल 2001 को, ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस एग्जाम में आ चुका है। फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आपको पुराने ओल्ड पेपर भी देखने पड़ेंगे, तो वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो चुका है। निम्न नगरों में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? यानी कर्क रेखा के उत्तर में, तो ये हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा इसमें आंसर? मणिपुर हो जाएगा। तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत में। तो इसमें से ये डीप क्वेश्चन है कि जो कर्क रेखा है ना, तो कर्क रेखा जो भारत राज्य के उत्तर में कहाँ पे स्थित है? तो ये है मणिपुर में। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर नीचे हो चुके हैं ऑप्शन, तो मणिपुर का राइट आंसर है। कर्क रेखा से दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? यानी जो कर्क रेखा के निकट है सबसे, नगर जो नगर है ना, नगर कर्क रेखा के निकटतम में कौन सा है? ये हो जाएगा अगरतला। अगरतला किसी कैपिटल है त्रिपुरा की, तो इसमें सी ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने कराया ना कर्क रेखा वाले। एक ये क्वेश्चन था जो निम्न नगरों में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये था मणिपुर। कौन सा था इनमें से? इसमें था मणिपुर जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और जबकि दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो नगर है, नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है, तो ये है अगरतला। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के बीच में भेंगाड़ी, यानी भेंगाड़ी ऐसे भंगाड़ी का युद्ध भी कहते हैं, भंगाड़ी का युद्ध, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1688 में। कब हुआ था?
कब हुआ था ये हुआ था 1688 में, पोंटा साहिब में हुआ था ये, ठीक है। पोंटा साहिब पड़ता है देहरादून में, मतलब हिमाचल साइड बॉर्डर पे पोंटा साहिब में हुआ था ये। और डेट के साथ याद करना आपको, 18 सितंबर को। कब हुआ था ये? 18 सितंबर को। तो आयोग डेट के साथ पूछ रहा है आजकल, अगर क्वेश्चन डीप बनाना है तो गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के बीच में जो भंगाड़ी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 18 सितंबर 1688 को, जिसे भंगाड़ी का युद्ध भी कहते हैं, पोंटा साहिब में होता है। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर से उत्तराखंड का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रामायण प्रदीप नामक ग्रंथ की रचना की गई है? तो रामायण प्रदीप नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये लिखा है कवि मेधाकर शर्मा जी ने। किसने लिखा है? कवि मेधाकर शर्मा जी ने ये लिखा है रामायण प्रदीप। जो मेधाकर शर्मा थे ये प्रदीप शाह के दरबार में कवि थे, जो परमार शासक थे प्रदीप शाह। प्रदीप शाह के काल में ये कवि थे। कौन? कवि मेधाकर शर्मा, जिनकी रचना कौन सी है? रामायण प्रदीप। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में दीवान रियासत क्या था? तो दिल्ली सल्तनत में जो दीवान रियासत था इसे कहते थे हम, क्या कहते थे? बाजार नियंत्रण विभाग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली सल्तनत में दीवान रियासत क्या था? बाजार नियंत्रण विभाग था। और इसमें और भी देखते हैं, बाकी दे रखे हैं, जैसे कि राजस्व विभाग, तो इसे कहते हैं दीवान ए मुस्तक राज। क्या कहते हैं? दीवान ए मुस्तक राज। मैं इसमें लिख लेता हूँ और नोट जरूर करना है, मुस्तक राज, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है इन्होंने? दूसरा है सैन्य विभाग। तो सैन्य विभाग को कहते थे दीवान ए अर्ज। क्या कहते थे? दीवान ए अर्ज। और तीसरा क्या है? बाजार नियंत्रण विभाग हो चुका है दान विभाग। दान विभाग को कहते थे दीवान की रात खुरात। क्या कहते थे? दीवान की रात खुरात। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के जो डिपार्टमेंट होते थे, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, दिल्ली सल्तनत में दीवान रियासत क्या था? बाजार नियंत्रण विभाग था। तो दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। और दिल्ली सल्तनत में राजस्व विभाग क्या था? दीवान ए मुस्तकराज। सैन्य विभाग क्या था? दीवान ए अर्ज। और जो लास्ट वाला है दान विभाग, ये था दीवान की रात खरात। क्या थी? दीवान की रात खरात। तो इसे नोट जरूर करना, मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, बाजार नियंत्रण विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिकट झील भारत के किस तट पर स्थित है? जो पुलिकट झील है ये आपके कौन से तट में देखने को मिलेगी? ये मिलेगी आपको कोरोमंडल तट में। कोरोमंडल तट में मिलेगी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट में ही है, ठीक है। इसका कुछ भाग तमिलनाडु के पास है और कुछ भाग है इसका आंध्र प्रदेश के पास। 84% भाग है आंध्र प्रदेश के पास, और बाकी कितना बचता है? ये बचता है लगभग 16%। 16% किसके पास है? तमिलनाडु के पास। पूर्वी तट पे मिलेगा आपको कोरोमंडल तट। चलिए, विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन कब चलाया गया था? भूदान आंदोलन ये चलाया गया था 18 अप्रैल 1951 को, डेट के साथ, ठीक है। मैंने कहा है ना, डेट के साथ क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अब बहुत मतलब अगर उन्होंने मतलब क्वेश्चन गलत कराना होता है ना स्टूडेंट से, तो ये डेट के साथ पूछते हैं, क्योंकि गलती एक जैसे दे देंगे 18 अप्रैल 1951, 20 अप्रैल 1951, 20 मई 1951, तो ऐसे में कन्फ्यूजन होता है। तो आप डेट के साथ याद करना। और ये क्वेश्चन आ चुका है, क्लर्क एग्जाम में आया था यूके ट्रिपल एससी में। खैर उन्होंने डेट के साथ नहीं पूछा था, लेकिन अगली बार ये डेट के साथ आ सकता है। तो विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन कब चलाया गया था? 1951 को, यानी 18 अप्रैल 1951 को। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? मैंने कल बताया था टेस्ट सीरीज में, तो ये कर सकता है अनुच्छेद 333 में। कौन से आर्टिकल से कर सकता है राज्यपाल? ये कर सकता है अनुच्छेद 333 से, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन। और जो राष्ट्रपति करता है ना लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, वो करता है आर्टिकल 300
किस में करता है? आर्टिकल 331 में करता है वो, ठीक है, वो मैंने बताया था कल, देख लेना आप। फिलहाल जो राज्यपाल करता है विधानसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत, वो करता है आर्टिकल 333 में, तो उसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री एसाई वांग उत्तराखंड कब आया था? तो ये आया था 1850 में। ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस एग्जाम में आ चुका है, क्लर्क एग्जाम में। ब्रिटिश ब्रिटिश कुमाऊं से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जो ब्रिटिश राज चल रहा था ना उत्तराखंड में, तो चीनी यात्री आया था एसाई वांग, तो ये आया था 1850 में। चलिए, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? ठीक है, जो लंबे रेशे का जो कपास मिलता है ना, इसमें देखना लंबा रेशा लिखा है, तो ये मिलता है अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो उसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास, तो ये किसके शासनकाल से संबंधित है? तो तुलसीदास माने जाते हैं अकबर के समकालीन। किसके समकालीन माने जाते हैं ये तुलसीदास? अकबर के समकालीन है। यूकेपीएससी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, यूके ट्रिपल एस में आ सकता है। तो तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस, जो थे अकबर के समकालीन। चलिए, इनको मिलाना है, 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं थोड़ा, चलिए अब देखते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, तो पहला क्या है इसमें, जो सैनिक विद्रोह है ना, तो सैनिक विद्रोह किसने कहा था? तो ये कहा था सैनिक विद्रोह, ये पहले से मिले हुए हैं, ठीक है, मैंने इसमें देख लिया आंसर। सैनिक विद्रोह कहा था सर जॉन लॉरेंस ने। किसने कहा था? ये कहा था सर जॉन लॉरेंस ने। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? ये कहा था बेंजामिन डिज़रायली ने। और तीसरा है हिंदू अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, ये कहा था टेलर व आउटरम ने। किसने कहा था? टेलर व आउटरम ने। और सामंती विद्रोह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 1857 की क्रांति है ना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि आके सिलेबस में भी दे रखा है ये, तो नोट कर लो। सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? 1857 क्रांति की बात हो रही है, ठीक है। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र किसने कहा था? टेलर व आउटरम ने कहा था। और सामंती विद्रोह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो ये मिले में पहले से है 1 2 3 4 ABCD 1, पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4। चलिए, ये तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मक्कली गोसाल। कौन है? मक्कली गोसाल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बहुत पूछते हैं इसको। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? मक्कली गोसाल। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, मतलब सॉरी, जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी, जो कराची में हुआ था 1931 में, तो ये क्या था? इसकी अध्यक्षता डॉक्टर वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनी थी 1885 में, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, तो नोट जरूर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। चलिए, चलो लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसे भी कंप्लीट कर ही देते हैं। क्वेश्चन क्या है? वह कौन सा सम्राट था जिसने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनके सुंदर लिखावट के लिए जरी कलम की स्वर्ण कलम से उपाधि दी थी? तो ये थे अकबर। अकबर ने दिया था, ठीक है। अकबर ने क्या किया था? मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनके सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम की उपाधि किसको दी थी? इन्होंने अकबर ने दी थी। किसको दी थी? जरीन कलम को दी थी इन्होंने स्वर्ण कलम की उपाधि। चलिए, ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें, अकबर ने। चलिए, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, बाकी चलो एक लास्ट क्वेश्चन छूट चुका है, इसको करा देते हैं। हाँ,
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनावों से संबंधित है? जो पंचायतों के चुनावों से संबंधित है तो ये हो जाएगा आर्टिकल 200 अनुच्छेद 243 का क्लोज की। तो इसमें बताया इन्होंने पंचायतों के चुनाव के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वैसे वीडियो एग्जाम में नहीं आया इस बार, बट आने वाली परीक्षाएं जो, क्योंकि सिलेबस में तो है, आपको पढ़ना पड़ेगा ना, तो ये आ सकता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो आपको कैसी लगी टेस्ट सीरीज? आज ये तीसरा पार्ट था, इसका चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे। जब तक पटवारी का एग्जाम नहीं होता है आपको ये पार्ट मिलते रहेंगे। और पटवारी वाले ही नहीं, जो जिन्होंने पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एसआई का फॉर्म भरा है, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है। तो क्वेश्चन कहीं से भी देखने को मिल सकता है। और मैंने कहा है, मैंने सिलेबस से क्वेश्चन कराए। अगर आप मेरी इसी टेस्ट सीरीज से टेस्ट लगाते हो ना, तो मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए जो एग्जाम में आने के लिए सफिशेंट है। तो ये इनफ रहेंगे आपके सिलेक्शन के लिए। तो आप इनको नोट्स में जरूर लिखिए और रिवीजन कीजिए। वनडे एग्जाम का कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को याद करना है और रिवीजन करना है प्रॉपर। तब देखिए एग्जाम में आपका कैसे 70 या 75 प्लस स्कोर होता है, जो कि एक सिलेक्शन स्कोर होता है। ठीक है, तो जरूर लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। अगर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में राय बताइए। और मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और भी टेस्ट सीरीज चल रही है चैनल पे, उनको भी आप जरूर देखिए आप। तो मिलते हैं इसके चौथे पार्ट में। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जरूर लगे होंगे अच्छे, आशा करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यूर करियर पॉइंट। चलिए, वीडियो लंबी हो चुकी है, धन्यवाद।